अभी वर्तमान में स्थिति ये बनी है कि कांग्रेस को लगता है कि बाप को खत्म करो, बीजेपी को भी लगता है कि बाप को खत्म करो। दोनों पार्टियों का उद्देश्य एक ही है कि बाप पार्टी जो तैयार हुई है, जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, उसको दबाओ ताकि आदिवासी जागरूक नहीं बने, और आदिवासी जागरूक बनेगा तो उनको पता है कि उनसे सवाल जवाब करेगा। आज उस इलाके में क्या माहौल बना हुआ है, क्या कहते हैं कि आदिवासी समाज के बच्चे बिगड़ गए, भटक गए। मतलब जो आदिवासी समाज का युवा हक अधिकार की बात करता है, संविधान की बात करता है, अपने राइट के लिए डिमांड करता है, उसको क्या कहते हैं, भटक गया है। जो अंधभक्ति के नशे में डूल है उसको कहेंगे हाँ ये ठीक है। मतलब जो सवाल जवाब करेगा वो भटक गया है। हाँ, तो हम जहां तक कहते हैं कि हमको चलो ठीक है भटका हुआ ही मानो, लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारा युवा जागरूक बने, हमारे खुद के राइट्स के लिए प्रति जागरूक रहे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े आगे आए, वहां के लोगों की समस्या को लेके आगे आए। तो इसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। ओके सर, आखिर में एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। आप अंबेडकर को पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा। थोड़ा बहुत, हाँ। तो अंबेडकर का इम्पैक्ट क्या देखते हो आप आदिवासी के ऊपर में, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी और उसके अलावा भी? देखो, अंबेडकर जी ने संवैधानिक रूप से अगर बात करें तो ये सच्चाई है, ये बात अलग है, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे भारत देश को एक लिखित सबसे बड़ा संविधान देने का काम अंबेडकर जी ने किया। वो तो है। संविधान निर्माण में अंबेडकर जी का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग मॉडिफाई करके कुछ अन्य लोगों को श्रेय देने का काम करते हैं। और अंबेडकर जी ने आदिवासियों, दलित पिछड़ों को लिए, ओबीसी के लिए, इवन पूरे देश के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी सामान्य वर्ग या किसी वर्ग के लिए कोई गलत सोचा हो। जो पिछड़ा था उसके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान किए हैं तो उस प्रावधानों को या उस सोच को हम किसी के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। आज ये माहौल बढ़ाया जा रहा है कि अंबेडकर जी ने उनके लिए ये किया वो किया, इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। यार आप, मैं सक्षम हूं तो मेरे लिए नहीं करेंगे, अगर आप स्थिति खराब है तो आपके लिए अगर कोई आपको आगे लाने का कोई प्रावधान करता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता है। तो अंबेडकर जी ने संविधान में संवैधानिक अधिकारों, ट्राइबल को लेके, दलितों को लेके और देश के युवाओं को लेके कहे तो काफी कुछ अच्छे प्रावधान किए हैं। इनका विजन एक ब्रॉड माइंड, एक कहे कि मतलब क्लियर विजन था इस देश के लिए। तो जिन आप जो मैप बना रहे थे ना भील प्रदेश का, वहाँ तो सारे के सारे मिनरल्स बहुत हैं, फॉस्फेट और पता नहीं ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट नहीं, कोई इतने सारे रिच मिनरल्स वाला एरिया है। तो आपको नहीं लगता कि वो इतना रिच मिनरल्स वाला एरिया, तब सरकार की नज़र वहाँ पे ज़्यादा रहती है? और रिसेंटली अरावली का इशू तो है ही, मेन बात ही वही है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्राइबलों की जल जंगल जमीन की लड़ाई थी और आदिवासी जल जंगल जमीन को अपना भगवान मानता है और वर्तमान सत्ताधारी लोग उसको संसाधन मानता है। उनमें और हमारे में यही फर्क है कि हम जल जंगल जमीन को अपना देवता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, आराध्य मानते हैं, और वर्तमान सत्ताधारी लोग और उद्योगपति उसको संसाधन मानता है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हम आदिवासियों को प्रेरित कर रहे हैं और ये लोग धर्म की लड़ाई लड़ने को प्रेरित कर रहे हैं ताकि धर्म के नशे में डुबो के जल जंगल जमीन को हड़प सके। इस उद्देश्य से वर्तमान में काम चल रहा है। और बिल टेरिटरी के अंदर वही चीज है, आज संसाधन काफी मात्रा में है और उन संसाधनों को चारों राज्यों में अगर बटा रहेगा तो ही लूट पाएंगे, उनको पता है। अगर ये बिल टेरिटरी या बिल प्रदेश बन गया तो यहाँ पर हमें इस मिनरल्स को हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इस बिल प्रदेश को नहीं बनाने का पीछे भी एक कारण ये भी है। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आप लड़के पड़े थे दिशा की मीटिंग में, क्या हो गया था? ऐसा गुस्सा आता है आपको? आपने देखा होगा गुस्सा किसको आया किस एक आप देखो, हमारे देश की पॉलिटिक्स से ये है, व्यावहारिक राजनीतिक में जो सत्ताधारी व्यक्ति होता है, तो जब सत्ता होती है तब सदन हो या किसी बोर्ड का मीटिंग हो या कहीं भी मीटिंग हो, तो सत्ताधारी व्यक्ति शांत और सभा को सफल बनाने का सोच से काम करता है और विपक्ष व्यक्ति हमेशा उग्र रहता है। तो आपने उस मीटिंग में देखा होगा कि जो विपक्ष है, मैं विपक्ष पार्टी का आज एज ए विपक्ष की भूमिका निभा रहे, तो मैं शांत कर रहा था और सत्ताधारी विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो उसमें आपने देखा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यह देखा कि सच्चाई सामने नहीं आ पाए, सच्चे मुद्दे जो लोगों के वाजिब मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो, इसलिए उन्होंने बखेड़ा किया
और बेवजह नए मुद्दे क्रिएट करके लोगों को चर्चा के लिए सब्जेक्ट दे दिया। ये सीन था। हाँ। और एक चीज़ और भूल गया था मैं, 21st सेंचुरी में आपको नहीं लगता कि अगर आपको इतने एजुकेशन और ये सब मिल ही नहीं रहा है तो आपका ये आदिवासी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी और बायोलॉजी है, यही एक्सटिंक्शन हो जाएगा, यही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में ये कि ट्राइबलों की लैंग्वेज जो बिली बोली हमारी, जेम्स टोड ने लिखा था। टॉड को मैं कोई ऐसा क्रेडिबल आदमी नहीं मानता, क्योंकि नहीं, वो अपने मानता हूँ, लेकिन उसकी किताब में लिखा था कि उस समय 1.5 करोड़ बिली बोली बोलने वाले लोग थे। तो उस समय 1.5 करोड़ बिली बोली बोलने वाले लगे थे, तो आज कहाँ गए वो? आज वो बिली बोली खत्म हो गई। सिंध में भी तो है ना पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में भी है। हाँ, कितने 1,20,000? इतना मुझे आंकड़ा नहीं, लेकिन सिंध पाकिस्तान में अंदर भी भील हैं आज। अफगानिस्तान में भी बताते हैं भील कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, लेकिन ये कहे कि अगर सरकारें ध्यान नहीं देती है, और ये है कि आज हमारी पार्टी आने की वजह से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी बोली भाषा, हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोग जानने लगे और उसको संरक्षित करने का काम अभी शुरू हुआ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जयदीप, तेरे को पूछना है कुछ? ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जितने भी मेरे साथ भी जो ट्राइबल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक इनसिक्योरिटी के साथ भी जो बच्चे, क्योंकि अभी एक्सपोज होते हैं बाद में, तो इतने एक रिच बैकग्राउंड से या एजुकेशन रिच बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो वो एक बैगेज, बहुत स्ट्रॉन्ग बैगेज होता है। तो उसके लिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ या अपनी जो कल्चरल रूट के साथ है, देखो ये फ्रीडम के साथ कैसे अप्रोच किया? ये हर जगह समस्या आ रही है कि ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल कल्चर से बाहर निकल के आता है मॉडल जमाने में, तो वो बोलने में हर चीज़ में थोड़ा हिचकिचाता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो उसको लेके मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि कभी भी अपने आप को, अपनी बोली भाषा को, अपनी आइडेंटिटी को कमज़ोर नहीं समझे। अपन को जितना आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये आज हमें, क्योंकि मॉडल जो एजुकेशन है और ट्राइबल का जो कल्चर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हमें दोनों की ज़रूरत है। हम मॉडल में ही चले जाएं और ट्राइबल को, कल्चर को, ट्राइबल की आइडेंटिटी को, बोली भाषा को भूल जाए, वो भी ठीक नहीं है। वो हमारी धरोहर है और उसी वजह से आपको कहें कि ट्राइबल की आइडेंटिटी का प्रमाण पत्र मिलता है, जिस प्रमाण पत्र के आधार पे आज अगर आप मॉडल जमाने में जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो उस जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। नॉट ओनली अबाउट ट्राइबल, कोई भी नॉर्मल, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, वो अपनी आज तक, मतलब एक जो आम आदमी है, वो अपनी वोट की पावर को आज तक नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, वो कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इस इलेक्शन में उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, नेक्स्ट इलेक्शन में नैरेटिव के इन्फ्लुएंस में आ गया, फिर उस इलेक्शन में किसी और चक्कर में पड़ गया। तो ये क्या है कि जो एक आम आदमी है या फिर ट्राइबल हो गया, कोई भी कहीं से भी हो गया, वो अपनी वोट की पावर को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि वो हर बार एक खुद से चीजें क्यों नहीं देख पा रहे? इसका मेन रीजन है कि उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और एजुकेशन नहीं है, दोनों चीजें। व्यक्ति के अंदर कुछ स्वार्थ होगा तो वो सोचेगा ज्यादा, लेकिन उसको कोई स्वार्थ नहीं है। और दूसरा एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो अपने अधिकार, जो मत का अधिकार है, उसका किस तरह से, उससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, किस व्यक्ति को, किस पार्टी को दे रहा हूँ, जो पार्टियाँ, जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोचती है, वो नोटिस नहीं कर पाता है एजुकेशन नहीं होने की वजह से। मेन रीजन है एजुकेशन नहीं होने की वजह से, और दूसरा स्वार्थ नहीं होने की वजह से। सर, इस पर मेरा एक क्वेश्चन है। दिल्ली में भी आप जो बोल रहे हैं, लिटरेसी रेट काफी हाई है, तो यहाँ के लोग तो काफी मेच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी ये यहाँ क्यों देखा गया है, मतलब पार्टी सही से क्यों नहीं चुन पा रही है ढंग से? मतलब यहाँ के लोग इतने अवेयर क्यों नहीं है जो पार्टी को अच्छी पार्टी चुन पाए, या उनके हाँ। हमारी आज हम उसको समझदार मानते हैं जिसने डिग्री हासिल कर रखी है, उसको शिक्षित मानते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि हाँ ठीक है, उस कुछ मायने में शिक्षित माना जाना चाहिए, लेकिन अभी का जो पाठ्यक्रम है, अभी का जो एजुकेशन है, उसके हिसाब से मतलब वो पढ़ा लिखा मान सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं मान सकते। मैं हमारे ग्रामीण इलाके में कहता हूं कि हमारे बाप दादा स्कूल नहीं गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षित जरूर थे, क्योंकि उनको ज्ञान था, हर चीज का ज्ञान था। तो हमारा आज जो परिप्रेक्ष्य है कि जिसने डिग्रियां हासिल कर ली उसको शिक्षित माना है, जिसने डिग्रियां हासिल नहीं की उसको शिक्षित नहीं माना। हाँ, वो पढ़ा लिखा जरूर हो सकता है लेकिन शिक्षित नहीं हो सकता है। तो शहर में यही दिक्कत है
कि शहर में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, ठीक है, उनको हम पूर्ण शिक्षित नहीं कह सकते कि हाँ शिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षित होगा वो इसके अंदर समझ होगी, और समझ होगी वही सही गलत का फैसला ले सकता है। ग्रामीण इलाके के अंदर, ट्राइबल इलाके के अंदर भी कई लोग समझदार होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हुए, वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो समझदार है, मतलब वो शिक्षित है। तो शहर में पढ़े लिखे ज्यादा है, शिक्षित पे डाउटफुल है मैं।